राजा की सेवा करने लगे, यानी राजा को जब आवश्यकता पड़ी कि सेवा मतलब होता है सैनिक के रूप में सेवा, तब उनको जमीन दे दिया। जमीन सभी को जो जमीन दी जाती थी, आम नागरिक तो उसको सरकार व्यवस्था करती थी, राजा देता था, आम नागरिक को तुरंत वो जमीन ऐसे मिल जाती थी, कुछ करने के बदले, सेवा के बदले तब जमीन दी जाती थी। नहीं तो आम नागरिक, जो आम नागरिक रहता था शुरू में, उसको धीरे धीरे जमीन, तो चूंकि पॉपुलेशन उस समय कम थी, तो बाद में धीरे धीरे जमीन जिसने कब्जा किया उसने ले लिया अपना, जो भी जहाँ कब्जा लिया वो लेता गया, अपना लेता गया। लेकिन उस, अगर आप मालिकाना हक की बात करेंगे ना, तो उस समय कोई व्यक्ति तत्काल थोड़ा मालिकाना हक था, ठीक है। जो किसान, हमने कल बताया आपको कि 3 प्रकार के किसान बांटा गया था, 3 प्रकार के किसान। एक किसान खुद बड़ा जमींदार होता था, उस किसान ही था, ठीक है, जिसको हमने 3 भाग में बांटा था। खुद काश, ये खुद काश जो था, इसके पास बहुत जमीन होती थी, वो जमींदार तरीके से रोल करता था और खेती स्वयं करवाता था लोगों से। और दूसरा होता था पाही काश, जिसके पास जमीन नहीं होती थी, वो खुद काश यहाँ जाता था खेती करने के लिए। तीसरा था मुजरियात, जो खाली रहते थे, जिनका उपयोग कभी कभी कर दिया जाता था खेत किसानी के रूप में। तो ये शुरू में मालिकाना हक नहीं बढ़ाया। फिर ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार ने भी किसान का वो बांटा, उन्होंने 3 डिवीजन किया, 3 प्रकार की व्यवस्था की उन्होंने। जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी महलवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा रैयतवाड़ी। इस रैयतवाड़ी में उन्होंने, मान लीजिए मुगल काल में कोई किसान खेती कर रहा था, अब सैनिक उसका अधिकारी बन गया है, कागज में नहीं, इसने अपने कब्जा कर लिया। कोई व्यक्ति कहीं गया, उसका मालिक नहीं दिख रहा है, वो खेती करने लगा और वहीं पे बसावट कर लिया, तो उसी की जमीन हो गई। तब से वो अपने मालिकाना हो गए। रजिस्टर्ड तो बाद में ना हुआ, तो ऐसे बाद में रजिस्टर हुआ। तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने जो जहाँ खेती कर रहा था, रैयत किसान को क्या कहते हैं, स्वामी मान लिया उसने। कुछ जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार को किसान जो है टैक्स देने के लिए गया था, तो जमींदार क्या करते थे, किसान, इनको एक ठेके पे व्यवस्था की गई थी। बदले में चूंकि धन नहीं था, पैसा नहीं था, सोना चांदी नहीं था, तो उसके बदले क्या दे देते थे, जमीन दे देते थे। ये देने की प्रथा ज़्यादा थी उस समय, आज नहीं है। आज तो बहुत कीमती ज़मीन है, ठीक है। आज आपको कोई कहेगा पैसा दीजिए कि ज़मीन, तो क्या ले ली हैं? मतलब अभी आपको ऑफर मिले कि खूब बड़ा एक ग्राउंड दे दे और पैसा दे दे 1 लाख रुपया, तो क्या लेंगे? जमीन लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। उस समय नहीं वैल्यूएशन थी, आज के 100 साल पहले नहीं कोई पूछता था। आज ना जमीन की कीमत ज़्यादा बढ़ी है, तो उस समय पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, तो जो जहाँ जैसा अधिकार कर लिया, और बाद में जब रजिस्टर्ड हो गया उसका, तब फिर भारत सरकार ने रजिस्टर्ड कराया इसको। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया 1950 में, आज़ादी के बाद, क्योंकि कई जमीन, अब एक नियम ये आ गया कि किसी एक व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उसका होगा तो सरकार ले लेगी, ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी के नाम था, तो मान लीजिए थे 200, तो उसने अपनी पत्नी का नाम दे के और क्या कहते हैं, तलाकनामा दिखा दिया सरकार को कि हम लोग अलग अलग रहते हैं। ऐसा भी कुछ लोग किए। तो कहने का मतलब नियम बदलते रह गए। तो उस समय जब आपका क्वेश्चन है, उस समय राजा की ही जमीन होती थी, राजा ही मालिक होता था जमीन का, लेकिन उनको दे देता था सेवा के बदले में, सैनिक के सेवा के बदले में दे देता था। आज का आपका जो टॉपिक है वो है विजय साउथ इंडिया का हिस्ट्री, यानी दक्षिण भारत का इतिहास है सल्तनत काल और मुगल काल में। सल्तनत काल और मुगल काल में दक्षिण भारत में कुछ राजवंश का उदय हुआ,
जिन्होंने इतिहास में नाम किया। तो उसी में एक वंश है विजयनगर साम्राज्य। इसको सुना है आप लोगों ने? विजयनगर साम्राज्य। हमने आपको सल्तनत काल में तुगलक वंश पढ़ाया था। तुगलक वंश का सबसे विवादित शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं बनाई थी। उसकी 4 योजना क्या थी? उसने 4 योजना अपने लाइफ में लागू की थी। उस 4 योजना क्या क्या थी? एक एक बता दीजिए। दक्षिण अभियान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में 4 योजनाएं बनाई थी। संयोग से वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई। राजधानी परिवर्तन। चलिए, एक तो आपने बता दिया राजधानी। आप लोग बताइए और 2 आपने भी बता दिया। और कोई? सिक्के, नए सिक्के का प्रचलन। सिक्के का प्रचलन। चौथा था कराचिल पे अभियान। कराचिल पे अभियान करना या खुरासान का आक्रमण। ये भी उसने योजना बनाई थी मोहम्मद बिन, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई लोग विद्रोह कर रहे थे उसके खिलाफ। तो विद्रोह करते करते दक्षिण में एक राज्य था कंपली राज्य। कंपली राज्य था। तो बहाउद्दीन इसका एक रिश्तेदार था। बहाउद्दीन, सॉरी इसको ऐसे, बहाउद्दीन गुशाब। ये गुशाब ये मोहम्मद बिन तुगलक का रिलेटिव था। इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों करते थे? विद्रोह इसलिए करते थे कि वो शासक की को स्वीकार नहीं करते थे, उनको राजा नहीं मानते थे, या उनका विरोध करके सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। इसलिए बहाउद्दीन गुरशाप ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद उसने कंपली राज्य में शरण लिया। इसी कंपली राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण के दौरान 2 भाई कब्जे में आए। 2 भाई थे जो कब्जे में आए। उनका नाम था हरिहर और हुक्का। ये 2 भाई थे, हरिहर एवं हुक्का। ये कब्जे में आए। इनको मोहम्मद बिन तुगलक लेके दिल्ली चला गया और इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाता है। बाद में ये लोग, जब मोहम्मद बिन तुगलक पांड्य वंश में आक्रमण करने के लिए जाता है, वहाँ पर मदुरा आक्रमण करने के लिए, तो ये लोग भाग जाते हैं और एक नए राजवंश की स्थापना कर देते हैं। ये जो नया राजवंश है आपका, वो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में। जब भी हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो नर्मदा या विंध्याचल पर्वत के साउथ में ये जितने भी राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका कर्नाटक, तमिल, ये सारा एरिया दक्षिण है। तो यहाँ ये विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में एक राज्य इन लोगों ने स्थापना किया, जिसको इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और हरिहर और हुक्का ने अपने पिता के नाम पे, इनके पिता का नाम संगम था, और इसी नाम पर इस वंश का नाम क्या रखा है? संगम। संगम वंश। इस पिता मतलब इनके पिता, तो ये हरिहर एवं हुक्का, हरिहर एवं हुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी
विजयनगर या एक तो विजयनगर थी, अनेकोंडी एवं हम्पी थी। प्राचीन राजधानी हम्पी सी थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे थे। तो 1336 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये दोनों भाई ने स्थापना कर दिया, लेकिन पहले हरिहर ने गद्दी पर बैठा 1336 में। उसके 10 साल बाद 1346 में बुक्का ने भी उसको, यानी एक साथ संयुक्त शासन किया दोनों ने थोड़ी देर बाद। तो पहले हरिहर गद्दी पर बैठता है। हरिहर और बुक्का, हमने आपको बताया कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तब पहले एक गुरु के पास जाते हैं और हिंदू धर्म, इसलिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण से पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश किया। पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश किया या स्वीकार किया अपने से। इसको लिख लिया आपने? हाँ, लिख लीजिए। तो इन लोगों ने चूंकि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, इस कारण इन्होंने अपने गुरु के शिष्य बने और शिष्य के माध्यम से ये फिर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। इनकी राजधानी थी विजयनगर, प्राचीन राजधानी थी हम्पी। अनेकोंडी ये भी राजधानी थी। विजयनगर, अनेकोंडी ये भी राजधानी थी। एक ही समय में दोनों राजधानी। इसका नाम था अलग से अनेकोंडी। विजयनगर को अनेकोंडी भी कहा जाता था। एक राज्य की तो राजधानी पहले भी होती थी। जैसे भारत की इस समय कौन से राज्य हैं जिनकी तीन राज्य हैं जिनकी एक राजधानी है? चंडीगढ़। दो राज्य। किसकी किसकी? पंजाब और चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। वो भी तो राज्य ही है। चलिए, भले वो केंद्र शासित है लेकिन है स्टेट ना। देखिए, अब पहले हरिहर गद्दी पर बैठता है। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी। हरिहर, इसका शासनकाल लिख लीजिए 1336 ईस्वी से 1356। अब आपका एक क्लियर ही कर देना है। पहले अनेकोंडी को राजधानी बनाया, इसको क्लियर कर दीजिए। बाद में विजयनगर को राजधानी बनाया। बाद में विजयनगर को राजधानी बनाया।
होयसल राज्य की विजय की। हरिहर ने होयसल राज्य की विजय की। हरिहर के बाद बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। हरिहर के बाद बुक्का, इसका भाई था, वह गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल था 1356 से 1377। बुक्का प्रथम की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। प्रतिष्ठापक ये ता है। बुक्का ने की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक थी। प्रतिष्ठा, वेदों को बहुत अध्ययन करने के कारण इसकी एक और उपाधि थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम ने चीन में अपना राजदूत भेजा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चीन में अपना राजदूत भेजा। चोल वंश के किस शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था सबसे ज्यादा? चोल वंश पढ़ाया हमने, ठीक है। कई लोग चीन में राजदूत भेज चुके हैं। कुलोत्तुंग प्रथम 72 व्यापारियों का एक राज भेजा था और राजदूत भेजा। तो बुक्का प्रथम ने चीन में अपना राजदूत भेजा। लिख लीजिए, बुक्का प्रथम ने बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम, बुक्का प्रथम ने बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध किया। बहमनी, उसी के पास एक राज्य था बहमनी, जो महाराष्ट्र में उसका क्षेत्र था। वहाँ का शासक मोहम्मद शाह था। इससे युद्ध लड़ता है बुक्का प्रथम। लिख लीजिए, बुक्का प्रथम ने कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा बनाया। सीमा बनाई इस तरह की। तो इसके बगल में ही बहमनी राज्य था और विजयनगर। आपस में दोनों की लड़ाई होती थी कि कौन एक दूसरे को क्षेत्र पे कब्जा कर ले। ये लड़ाई क्यों करते थे? क्षेत्र विस्तार क्यों करते थे? क्षेत्र विस्तार क्यों करते थे? संसाधन उनके पास जाते। आखिर कोई क्यों जीतना चाहता है? ज्यादा क्यों जीतना चाहता है? क्षेत्र क्यों जीतना चाहता है? कर लगाएंगे, उसके बाद टैक्स, पैसा, धन। क्षेत्र से क्या? क्षेत्र से जमीन ही ना आएगी कब्जे में, और जमीन से क्या मिलेगा? आय। उस समय साधन क्या था?
अनाज ही था, इसी से ज़्यादा मिलता उनको, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिलता। या कहीं से खदान थी तो सोना चांदी या लोहा धातु मिल जाते, भौगोलिक रूप से भी बहुत आय होती। तो इस विजयनगर और बहमनी की तो लड़ाई एक खान के लिए ही हो रही थी। वहाँ हीरे का खान थे पागल में, वहीं पे उसी के लिए आपस में ये लोग लड़ रहे थे कि जो उस क्षेत्र को जीत लेगा और कब्जा कर लेगा। तो ये वहीं पे रायचूर दोआब, देखिए इन्होंने बता दिया, रायचूर दोआब वो क्षेत्र था कि वो एक दूसरे को कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए लड़ रहे थे। तो ये देख लिया आप लोगों ने। तो हरिहर और कुक्का। अब इसके बाद बैठता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय इसके बाद गद्दी पर बैठता है। इसका काल है 1377 से 1404 ईस्वी। 1377 से 1404 इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। महाराज अधिराज की उपाधि इसने धारण की। इसने श्रीलंका के राजा से राजस्व प्राप्त किया। श्रीलंका के राजा पर आक्रमण करके राजा से राजस्व प्राप्त किया इसने। हरिहर द्वितीय की एक उपाधि और थी विरूपाक्ष, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हरिहर द्वितीय की एक अन्य उपाधि विरूपाक्ष थी। लिखिए आपने। इसके बाद गद्दी पर बैठता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ये गद्दी पर बैठता है 1406 से 1422 ईस्वी। अरे छोटे छोटे शासक थे, उनका महत्व कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसमें कई शासक हुए, आप लिखते चलिए। देवराय प्रथम ये गद्दी पर बैठता है 1406 से 1422 ईस्वी। इसने जो तुंगभद्रा राजधानी थी उस पर बांध बनवा दिया। तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया। तुंगभद्रा जो नदी थी उस पर इसने इसीलिए देवराय के समय बहमनी का शासक फिरोज शाह था। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया।
लिया। देखिए फिरोज शाह शासक था, हम बता चुके हैं, लड़ाई हो रही थी, उसने आक्रमण किया, ये हार गया तो इसको 10 लाख का सिक्के देने पड़े, पैसा देना पड़ा उस समय, जो सिक्का ये लोग चलाते थे, और अपनी लड़की का भी विवाह करके संबंध स्थापित किया इसने। तो ये देवराय था। इसको ऐड कर लें। देवराय के काल में श्रीनाथ नामक धर्माचार्य निवास करते थे। श्रीनाथ नामक धर्माचार्य निवास करते थे। ये बहुत बड़े राइटर थे, इन्होंने किताब भी लिखी थी, हरी क्लास, ठीक है। इनके काल में उस समय विदेशी यात्री भी आए थे। इटली का एक यात्री आया, निकोली कोंटी, इटली का यात्री निकोली कोंटी देवराय प्रथम के काल में आया था। इटली का यात्री था ये। जब देवराय प्रथम शासक थे तो ये निकोली कोंटी इनके काल में आया था। अब इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय, इनका काल था 1422 से 1426 ईस्वी। देवराय द्वितीय की उपाधि देवराय या इम्माड़ी देवराय थी। इन्हें इंद्र के अवतार की उपाधि दी गई। इन्हें इंद्र के अवतार की उपाधि दी गई थी। गजबेटर की भी उपाधि दी गई थी। गजबेटर की उपाधि दी गई थी। गजबेटर की उपाधि दी गई थी इनको। गजबेटर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। इंद्र का वाहन क्या है? हाथी। इसीलिए इनको ये हाथी का शौकीन थे, हाथी को पालते थे। देखिए आपको लॉजिक से भी चलना पड़ेगा क्या कि इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। इंद्र की और ये विरूपाक्ष की, देखिए हमने लिखा था अभी, किसका उपाधि लिखी थी? विरूपाक्ष। वो शिव जी के वो थे, शिव जी के भक्त थे। ये लिखी आपने देवराय। इसका राजमहल बहुत ज्यादा सुंदर बना हुआ था। उस समय ईरान का एक राजदूत आया था इसके काल में। उसने अपनी किताब में लिखी थी कि संसार में इतना बड़ा राजमहल उसने देखा नहीं। उसका नाम था अब्दुल रज्जाक।
इसको लिख लीजिए, इसको ऐड कर लें। ईरान का यात्री, ईरान या भारत भी कहते हैं इसको, का यात्री, ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक, ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में आया था। इसको लिख लीजिए, ईरान का यात्री देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय द्वितीय के काल में आया था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन ये गद्दी पर बैठता है। इसका शासन है 1446 से, इसके बीच में भी कुछ शासक बैठे होंगे। 1465 1446 से 1465 में। इसके काल में चीन का यात्री आता है माहुआन। चीन का यात्री माहुआन आया था। ये यात्री आते थे, क्यों आते थे यात्री? कहीं भेजा जाता था, यात्री जाते थे, पता लगाते थे, देखते थे, वो अपने राजा को बताते थे कि वहाँ ऐसा शासन चलता है, ऐसे लोग हैं, यहाँ से भी लोग जाते थे। तो ये लोग आके वैसे ही एक दूसरे को देख के ही तो आदमी समझता है कि कौन कैसा है, कैसा पढ़ता है, कैसा ठीक है, कैसा शासन करता है, क्या करते हैं। ये मोदी जी क्यों दूसरे देश में जाते हैं? वहीं ना देखते हैं कि कैसे वहाँ जब IAS की भी नौकरी मिलती है तो विदेश भी भेजा जाता है शासन समझने के लिए, कैसे कैसे क्या है। तो वैसे ही उस समय यात्री बहुत प्राचीन काल से यात्री आ रहे थे। ठीक है, सबसे प्राचीन यात्री कौन आया था? सबसे प्राचीन भारत में यात्री कौन था? वेनसांग। उससे पहले भी कोई आया था? फाहियान। तो उसके बाद मतलब पहले आया था, फाहियान के पहले मैगस्थनीज आया था। वो तो बहुत पहले आया था, उनके 1000 साल पहले आया था मौर्य वंश में। ठीक है, तो यात्री का ये मल्लिका अर्जुन था। इसके पास ये जो वंश चला आ रहा था, ये कौन वंश था? ये संगम वंश। अब इसके बाद दूसरा वंश की स्थापना होती है। इस वंश समाप्त हो जाता है। अब इतिहास में ये नहीं मालूम कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। इतिहास में जो मिला वही लिखा गया, और जो क्लियर नहीं है उसको नहीं लिखा गया। तो जिन राजाओं के बीच में नाम थे वो क्लियर नहीं है। तो मान लीजिए किसी ने कई अलग अलग नाम दे दिए हैं तो वो नहीं पढ़ाया जाएगा, कंफ्यूजन देने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हम लोग गैपिंग करके लिखते हैं ना, कुछ राइटर लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतने शासक हैं जो ज़्यादा महत्व, अब उन्होंने बांध बनाया तो उनको है, इन्होंने उपाधि। अगर इनके काल में ये यात्री नहीं आया होता तो इनका भी नाम नहीं लिखते हम। ठीक है, अगर ये माहुआन आया, उसने लिखा इनके बारे में, तब ना इनका नाम लिखा गया। नहीं तो खाली गद्दी पर बैठ के चले जाते तो उनका नाम कौन लिखने वाला था इतिहास में। तो अब इसके बाद दूसरा वंश आता है शालू वंश। शालू वंश, ये शालू वंश आता है और इस वंश की स्थापना नरसिंह शालू ने की थी। नरसिंह शालू ने
नरसिंह सालू, इनका काल था 1485 से 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी, 1505 ईस्वी। नरसिंह सालू 1485 से 1505 ईस्वी। इसको नरसिंह सालू या कहीं कहीं या सालू नरसिंह भी कहते हैं। सालू नरसिंह भी इनको कहा जाता है। इसको लिख लीजिए। सालू नरसिंह ने अपने पुत्र इम्माड़ी नरसिंह के संरक्षक के रूप में संरक्षक के रूप में हैं? अपने पुत्र इम्माड़ी नरसिंह, सालू नरसिंह ने अपने पुत्र इम्माड़ी नरसिंह के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया। इन्होंने अपने लड़के के लिए एक गुरु की नियुक्ति की, लेकिन इस गुरु के लड़के ने इसकी हत्या कर दी। सालू नरसिंह मर जाता है तो इसका लड़का क्या रहता है? इम्माड़ी नरसिंह। इसकी हत्या एक और कर देता है वीर नरसिंह। लिख लीजिए, नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह के द्वारा इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्या हो जाती है, सालू वंश खत्म हो जाता है। अगला वंश आता है तुलुक वंश। तुलुक वंश इसको आप लिख लीजिए। अब अगला विजयनगर राज्य में एक और वंश आता है तुलुक वंश। तो आप लिख सकते हैं वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की स्थापना की। इसी वंश में कृष्णदेवराय राजा रहते हैं, इसी वंश में। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे संगम वंश, सालू वंश, अब तीसरा वंश आया तुलुक वंश। इसी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेवराय। तो इस वंश में कृष्णदेवराय सबसे महान उनका शासन काल जान लीजिए। इसको ऐड कर दे। अब एक बहुत महान ही राजा गद्दी पर बैठते हैं, कृष्णदेवराय।
इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। कृष्णदेव राय के काल में ये बहुत महान थे, मंदिर भी निर्माण किए और कवियों को अपने राजा, कुछ लोग होते थे, कई तरीके के राजा होते थे, कई लोग साहित्य को बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, साहित्य को देता था, तो ये भी इनके यहाँ 8 लोग निवास करते थे, 8 कवि। तो लिख लीजिए कृष्णदेव राय के काल में अष्टदिग्गज कवि निवास करते थे। कृष्णदेव राय के प्रमुख राजकवि पैदन्ना थे। कृष्णदेव राय ने आमुख माल्यम नामक पुस्तक लिखी, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। ये जो किताब लिखी इन्होंने, ये तेलुगु भाषा में किताब लिखी थी, आमुक्तमाल्यम। आमुक्तमाल्यम, यहाँ दा कर दीजिएगा, माँ लिखी हमने, इसको दा कर दीजिएगा, माल्यम नहीं माल्यम। तो आमुक्तमाल्यम नामक इन्होंने किताब लिखी थी। इसको लिख लिया। इन्होंने एक शहर भी, एक नया शहर भी बसाया था, एक नया शहर भी बनाया था, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बनाया था, फिरोज तुगलक ने भी शहर बनाया था ना, वैसे ही इन्होंने भी एक नागलापुर, इसको लिख लीजिए, नागलापुर नामक एक शहर बनाया था। नागलापुर नामक एक नगर का निर्माण कराया था। नागलापुर नामक निर्माण कराया था। इनके काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस भारत आया था। डोमिंगो, ये पुर्तगाल का यात्री था, डोमिंगो पायस, वो भारत आया था।
इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ये देखिए इनकी जो किताब थी, इस किताब में इन्होंने लिखा था कि राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो राजा को निर्माण करना चाहिए। इन्होंने बांध बनाया। बांध क्यों बनाया गया? बाढ़ से बचाने बांध, ये भी सही कहे आप, किस लिखे, दोनों लोग सही है। बाढ़ भी बचाया जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है सिंचाई का ज़्यादा उपयोग है। सिंचाई के लिए ज़्यादा बांध वही बनाए जाते हैं जहाँ सिंचाई के साधन कम रहते, उपलब्ध रहते हैं। दक्षिण भारत में ज़्यादा तालाब बांध और यहाँ राजस्थान पश्चिम में बनाए जाते हैं। तो वैसे ही इस किताब में उन्होंने राजा के कर्तव्य लिखवाए कि राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी किताब में लिखा है कि राजा को बांध बनाना चाहिए, सिंचाई के लिए लोगों को, प्रजा को संतुष्ट करना चाहिए, तभी राजा सही होगा, ठीक है। हर राजा अपनी किताब में कुछ ना कुछ लिखता था। जैसे बाबर है, बाबर की ने कौन सी किताब लिखी थी? हैं? बाबरनामा या तुझके बाबरी, ठीक है। देखिए तुझके बाबरी को ही बाबरनामा कहा जाता है। उसकी जो किताब थी किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। इतनी जल्दी गलती। जहांगीर ने जो किताब लिखी थी, तो ये इसका ये मतलब है कि आपको करीब 3 बार जब रिवाइज करेंगे तब बैठ जाएगी। बात है पहली बार हिस्ट्री कठिन होती है, कठिन नहीं, भूलती ज़्यादा है। चलिए इसको एंटर दें। तो ये क्या नाम, कौन सा शासक था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने युद्ध भी लड़ा। इसने जो आपने बताया, किसने बताया? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब इसने कब्जा कर लिया। उसी रायचूर दोआब, ये रायचूर दोआब जो था, ये रायचूर दोआब, ये कृष्णा नदी के किनारे था। यहाँ पर खान थी, लोहे की खान, बहुत बड़ी लोहे की खान, आज भी है। इसीलिए लड़ाई, इसने कब्जा कर लिया। तो इसको लिख लीजिए आप। कृष्णदेव राय ने बीजापुर शासक से रायचूर दोआब अपने नियंत्रण में ले लिया। रायचूर दोआब अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय विवाह पर भी कर लगता था, इसने विवाह कर माफ कर दिया। विवाह कर माफ कर दिया इसने, माफ कर दिया इसने। 2 मंदिर बनवाए थे, हजारा का मंदिर एवं विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण कराया था। इसने 2 मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, जिनका सीधा संबंध विष्णु भगवान से रिलेटेड था। इसने देखिए हमने लिखवाया है कि विवाह कर भी माफ कर दिया था इसने।
इसके काल में अभी हमने पाया एक और यात्री आया था। उस समय पुर्तगाली, अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा गई आप लोगों ने ना, मॉडर्न हिस्ट्री में विदेशी आपको ये क्या कहते हैं व्यापारिक कंपनियां पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? बताइए। पुर्तगाली आए तो क्यों आए थे पुर्तगाली? किस चीज का व्यापार? चलिए, मसाले का व्यापार करने आए। अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? हैं? कोच्चि। ठीक है, ये कोचीन में आए थे पुर्तगाली। इसके बाद कौन आया था? डच। इन्होंने कहाँ स्थापित की? इंडिया में। बताइए, भारत में अपनी कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी इन्होंने? ये डच किस लिए आए थे? इन्होंने भारत में क्या किया? किस चीज का व्यापार? कपड़े, नील, तंबाकू, ये सब का व्यापार ये करते थे यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कहाँ स्थापित किया अपना? ये किया था क्या कहते हैं विमलीपट्टम में। इसको लिखा, उसी को मसूलीपट्टम लिखा, यही ना? तीसरे कौन आए थे? ये किस लिए आए थे? कपड़े के लिए व्यापार। इन्होंने चौथे, ये किस लिए आए थे? कपड़े के लिए, ये भी व्यापार। इन्होंने सूरत। ठीक है, ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है। इतना तो हमेशा, जब बेसिक नहीं पता रहेगा तो आगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद ये लोग क्या क्या किए वो तो कहानी दूसरी है। तो ये जो हम आपको बताएं, जब पुर्तगाली आए थे तो वो तो कोच्चि में आ गए। बाद में कोच्चि कहाँ पे है? केरल। ये देखिए यहाँ पे आए, ऐसे आए समुद्र से और यहाँ पे आगे चले वो बस गए। फिर यहाँ से बसते बसते ये आगे आए और ये गोवा। ठीक है, तो जब ये गोवा जीते तो गोवा उस समय बीजापुर के शासक के पास था। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीजापुर के शासक से रायचूर दुआब किसने लिया? अभी बोला ना हमने। तो बीजापुर के शासक ने लिया तो गोवा। तो इसके बाद पुर्तगाली का भी संपर्क सीधे किससे हो गया? कृष्णदेवराय से। तो कृष्णदेवराय से व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली लोग अपने यात्री इनके यहाँ भेजने लगे। पहले डोमिंगो पाइस को भेजे, अब भेजे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपका, सीधे सीधे नहीं आएगा इसमें कि कौन किसके काल में आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन ये पूछते हैं कारण क्या था, क्यों भेजा गया था। तो डोमिंगो पाइस, इसके बाद भेजा बारबोसा को। पुर्तगाली लोग, विदेशी लोग बड़े समझदार थे, राजदूत भेजकर उनको खुश करते थे और उनको गिफ्ट भेजते थे। ठीक है, तो राजा खुश हो जाए, तो राजा को किसी तरीके से खुश करने के लिए उन्होंने फिर अपना एक यात्री भेजा, बारबोसा। लिख लीजिए, कृष्णदेवराय के काल में बारबोसा, कृष्णदेवराय के काल में बारबोसा ब्रैकेट में पुर्तगाली यात्री लिख लीजिएगा, ने यात्रा की थी।
इसको ऐड करते हैं। यस सर। देखिए बाबर ने भी अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब में उन्होंने दो हिंदू राजाओं का नाम लिखा था। ये कभी कभी पूछता है कि कौन से दो हिंदू राजा थे, हैं? एक कृष्णदेव राय और दूसरा कौन? बाबर ने अपने ही किताब में तुझके बाबरी में दो हिंदू राजाओं का नाम लिखा कि दो हिंदू राजा थे उस समय। अब आप बताइए, एक तो कृष्णदेव राय, दूसरा कौन था? दूसरा तो सबसे आसान था। कोई हिंदू राजा था उसके समय में? चलिए इसका प्रेफर दीजिए। तो इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद अब कृष्णदेव राय के बाद अब गद्दी पर बैठता है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय 1529 से 1529 से 1542 ईस्वी ये गद्दी पर बैठता है अच्युत देव राय 1529 से 1542 ईस्वी। इसमें महामंडलेश्वर नामक एक नए पद का निर्माण कराया। राणा सांगा महामंडलेश्वर नामक एक नए पद का निर्माण कराया। इटली का यात्री यूनिज इसके काल में आया था। इटली का यात्री नूनिज इसके काल में आया था। सही है, राणा सांगा ही, जिससे खानवा युद्ध किया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद गद्दी पर बैठता है सदा शिव राय। या सदाशिव लिख लीजिए, राय रहने दीजिए, सदाशिव लिख लीजिए। सदाशिव गद्दी पर बैठता है और इसका शासनकाल रहता है सदाशिव का 1542 से 1570 ईस्वी। सदाशिव के शासन काल में राम राय के पास वास्तविक सत्ता रहती है। राम राय उसका मंत्री था। राम राय सदाशिव का मंत्री था, इसी के पास वास्तविक सत्ता रहती है। राम राय के पास वास्तविक सत्ता रहती है। इसको लिख दिया आपने? अब इतिहास में इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। ये युद्ध बहमनी जो वंश था वो कई राज्यों में बढ़ जाता है, कई मुस्लिम राज्य आपस में बढ़ जाते हैं
और संयुक्त हो जाते हैं पांचों राज्य। और ये हो सकता है आप लोगों ने ये युद्ध सुना भी हो। इस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध, है सुना? तो ये बहुत फेमस युद्ध है। ये विजयनगर के खिलाफ ये सभी राज्य जो बहमनी थे आपस में छोटे छोटे राज्य में बदल गए थे, वो सब एक हो गए। और लड़ एक होने के बाद ये युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। देखिए सदाशिव के शासन काल में 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। का युद्ध भी कहा जाता है। इसे ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य और कई अन्य राज्य थे। ये विजयनगर साम्राज्य एवं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये जो बहमनी बता रहा है, बीदर एवं बरार ने संयुक्त रूप से युद्ध किया। ये संयुक्त रूप से ये युद्ध हुआ। ये जो बहमनी राज था, बहमनी राज ये बढ़ जाता है। ये आ जाता है अहमदनगर, फिर ऐसे ये आ जाता है बीजापुर, और इसी प्रकार ये बीदर, बरार, ऐसे ये बढ़ जाते हैं राज्य आपस में। और अलग अलग पहले लड़ते हैं, लेकिन बाद में सब राजा एक हो जाते हैं। और ये इस राज से विजयनगर राज छिन्न भिन्न हो जाता है। उसका राम सदाशिव राय जो था वो भी मारा जाता है। और ये उसकी मंत्री की भूल थी। उसने जो है बार बार आपस में एक एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया, और ये लोग संयुक्त होकर आप मार देते हैं, और ये विजयनगर साम्राज्य वहीं से खत्म हो जाता है। इसकी समाप्ति हो जाती है विजयनगर साम्राज्य। इसको लिख दिया आप लोगों ने। विजयनगर साम्राज्य में कई वंश तो हुए, हमने आपको बता दिया। पहले कौन था? संगम वंश, दूसरा शालू, तीसरा तुरुप वंश। देखिए पूछा जाता है कि संगम वंश का शासक कौन था। जैसे पूछा जाएगा कि देवराय किस वंश से संबंधित है, तुरुप वंश से। या इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि शालू वंश की स्थापना किसने की, तुरुप वंश की स्थापना किसने की, ये भी पूछा जाता है। अब इनका प्रशासन से भी क्वेश्चन बहुत आता है। इनका भी जैसे विभाजन था, प्रशासनिक विभाजन, पहले था प्रांत, इसको ये लोग राज्य कहते थे। इसको लिख लीजिए। सबसे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या है? राज्य या प्रांत था। सबसे बड़ी इकाई थी प्रांत या राज्य थी। उसके बाद आज की तरह ही इसके नीचे बटा था मंडल, जो आज है कमिश्नरी जिसको कहते हैं। मंडल जो बटा था बलनाडु,
या कोट्टम जो जिला था, चौथा अब एक कोट्टम के भी नीचे, जिला के भी नीचे बटा था नाडु, जिला के नीचे बटा था नाडु। नाडु को परगना या तहसील कहते थे। इसके बाद मेला ग्राम, मेला ग्राम, मेला ग्राम, इसमें 50 गांव होते थे। और सबसे नीचे थी स्थल या ग्राम। तो देखिए इनकी प्रशासनिक इकाई थी ये सबसे बड़ा प्रांत। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये चोल वंश से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। चोल वंश में जो कोट्टम था या बलनाडु, उसको मंडल कहते हैं, मंडल के बराबर था वो, उसको मंडल कहते थे। और जो नाडु था उसको जिला कहते थे। यहाँ पे परगना या तहसील कहते थे। ये अंतर है, वहाँ बड़ा था, यहाँ थोड़ा छोटा है। अगर चोल वंश में कुछ कहेंगे कि जिला को क्या कहते हैं तो नाडु, अगर वहां पे पूछा जाएगा जिले को तो वलनाडु। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विजयनगर में शासन की प्रमुख व्यवस्था न्यायकार व्यवस्था थी। न्यायकार व्यवस्था थी या न्यायकार व्यवस्था थी, न्यायकार व्यवस्था थी। ये विजयनगर साम्राज्य की बात है। न्यायकार व्यवस्था यहाँ पर थी। मतलब सर कौन सी व्यवस्था? न्यायकार व्यवस्था, इसको बता दे रहे हैं। विजयनगर में जो हीरो होते थे, जो जैसे जीत लेते थे, कोई क्षेत्र जीत लिया, कोई सैनिक अधिकारी कोई भी, तो उसको क्या कहते थे कि उसको कुछ गांव दे देते थे दान में, कुछ जगह दे देते थे, और उस जगह पर शासन चलाने के लिए उनको क्या कहते हैं स्वायत्त अधिकार दे देते थे उनको। और वो जो व्यवस्था वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे उसको न्यायकार व्यवस्था देते थे। उनको जो गांव देते थे उसको अमरम कहा जाता था। लिख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में नायक को सेवा के बदले जो गांव दिया जाता था, जो गांव या क्षेत्र दिया जाता था, उसे अमरम कहा जाता था। जो गांव या क्षेत्र था उसको जो देते थे वो अमरम कहा जाता था। और इस क्षेत्र की जो व्यवस्था नायक करते थे और इसमें से कुछ हिस्सा राजा को कर भी भेज देते थे। तो ये वहाँ की नायंकर व्यवस्था थी।
जैसे चोल में स्थानीय स्वशासन होता था, हमने बताए थे कि चोल में गांव में शासन करने के लिए स्थानीय व्यवस्था की गई थी। जैसे आज पंचायत व्यवस्था है, आज पंचायत व्यवस्था है ना, हमारे संविधान में है ना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीसरा क्या है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, एक गांव में प्रशासन करने के लिए। गांव में प्रधान हम लोग क्यों चुनते हैं कि गांव में वो शासन करे, देख रेख करे, ठीक है। गांव में देख रेख, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करे वो, गांव में मुर्गी, उसमें कई विषय हैं। ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय। तो आप लोग पढ़िएगा, 29 विषय में कई है, उसमें लघु उद्योग है, सिंचाई है, कुटीर उद्योग है, कृषि है। तो ये सारे जो विषय हैं ये गांव में हैं, उनकी देख रेख करने के लिए पंचायत व्यवस्था की गई है। और इस विषय को क्या कहते हैं, उसमें शिक्षा भी है, जो प्राइमरी में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जाती है, उसके जो मैनेजिंग में प्रधान जी जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वैसे उस समय भी विजयनगर या चोल वंश में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहर से ही शासन ना हो, गांव का स्वायत्त शासन हो, ठीक है। कैसे, हम और एक एग्जाम्पल दे दें कि स्कूल होता है, प्रधानाचार्य होते हैं, एक सब्जेक्ट का टीचर होता है, लेकिन एक स्टूडेंट को भी गवर्न करने के लिए मॉनिटर भी होता है ना। तो वैसे ही इस मॉनिटरिंग करने के लिए नायंकर या आज में ग्राम पंचायत या चोल में स्थानीय स्वशासन बनाया गया था कि अधिक से अधिक जो है लोकल बॉडीज में नीचे स्तर से प्रशासन, क्योंकि एक राजा, जैसे प्रधानमंत्री जी कहाँ तक देखेंगे, छोटा सा एक गांव है वहाँ का भी शासन हो जाए, वैसे ही विजयनगर में भी नायंकर व्यवस्था है। तो ये आपका देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। चलिए इसको बंद कर दीजिए। देखिए